बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें कि कोयटा के इलाके पीर इस्माइल ज़ियारत में एफसी के जवानों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक और 8 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया जबकि 6 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक तुरबत के करीब एफसी की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई जिसके नतीजे में 2 जवान जख्मी हो गए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज हर कीमत पर दुश्मन के मजमूम मकासद नाकाम बनाएंगी। वजीर आजम इमरान खान के बलूचिस्तान हमले की शदीद मजम्मत। कहते हैं गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान में हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ, शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करता हूँ। दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान में अमन सबूताज करने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा के लिए रवाना। वज़ीर आज़म इमरान खान स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा कोयटा के बायस आज काबीना का इजलास नहीं होगा। वज़ीर आज़म दौरे में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। दौरे में कबायली उमाइदीन से भी खिताब करेंगे। तुर्क एयरलाइन की जानिब से सफरी हिदायतनामा जारी। तुर्की में पाकिस्तानियों के लिए 14 रोज का करंतना लाजमी करार। तुर्की में दाखिले से मुतालिक सफरी हिदायत पर अमल दरामद आज से होगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत 8 ममालिक से आने वालों को 72 घंटे पहले का PCR टेस्ट देना होगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश से आने वाले मुसाफिरों को 14 रोज का करंतना करना होगा। करंतना के बाद PCR टेस्ट मनफी आया तो करंतना खत्म कर दिया जाएगा। 14 रोज बाद भी किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया तो मजीद आइसोलेशन करना होगी। पाकिस्तान में कोरोना के नए केसेस की शरह में कमी का सिलसिला जारी है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 47,633 कोरोना टेस्ट किए गए जिनमें 1,771 नए केसेस सामने आए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.71% रही। एक रोज के दौरान वबा से 71 अफराद इंतकाल कर गए। वायरस से अब तक 20,850 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पाक वैक कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग आज होगी। पाक वैक की तकरीब रूनुमाई 4:30 बजे कौमी दायरा सेहत में होगी। मादे खुसूसी फैसल सुल्तान, NCOC हुकाम शरीक होंगे। लॉन्चिंग के साथ पाक वीक वैक्सीन EPI के हवाले की जाएगी। EPI पाक वैक वैक्सीन विफाक सूबों के हवाले से इस बारे में हवाले करेगा। जहांगीर खान हमारे साथ, उनसे मज़ीद जानेंगे। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा इस बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में मुकामी सतह पर तैयार करदा पाक वैक कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग की तकरीब आज होगी जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह वैक्सीन EPI हुकाम के जरिए सूबों के हवाले और विफाक के हवाले कर दी जाएगी। इस वैक्सीन की तैयारी में चीनी मुआवनत शामिल थी। कैंसाइनो बायो जो चीनी कंपनी है उससे सामान हासिल किया गया था और पाकिस्तानी माहिरीन ने चीनी टीम की मौजूदगी में ये वैक्सीन तैयार की थी। जराये के मुताबिक इसी वैक्सीन की दूसरी खेप अब रवा माह तैयार करने का फैसला किया गया है। इम्कान है कि आज रात तक चीन से मजीद 10 लाख डोजेस का खाम माल पाकिस्तान पहुंच जाएगा जिसके बाद NIH में इसी वैक्सीन की दूसरी खेप की तैयारी का आगाज होगा। जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची प्रेस क्लब में सहाफियों और उनके अहले खाना को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। फ्रंट लाइन वर्कर्स की हैसियत से काम करने वाले सहाफियों के लिए महकमा सेहत ने यह सेंटर कायम किया है। अनवर खान रिपोर्ट करेंगे। प्रेस क्लब में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में सहाफी और उनके अहल खाना वैक्सीनेशन के उसूल की रुजू कर रहे हैं जहां मुकम्मल SOP के साथ वैक्सीन फराहम की जाती है। हुकूमत सिंध की ताउन से हमने ये सेंटर कायम किया है और यहाँ पर एस्ट्राजेनेका और सोनोविक दोनों वैक्सीन लगाई जा रही हैं। गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसको रोका जाए किसी भी तरह से ताकि लोग वैक्सीन लगाएं और सेफ रहें। महकमा सेहत की जानिब से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन फराहम करते हैं। हमें नहीं करवानी चाहिए या इससे रिलेटेड कोई भी रूमर्स है तो ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। सहाफियों के साथ एक अच्छा तजर्बा रहा है। अब तक काफी सहाफी जो है ना वैक्सीन लगाकर जा चुके हैं। कराची प्रेस क्लब की हेल्थ कमेटी और महकमा सेहत हुकूमत सिंध के इश्तराक से कायम इस वैक्सीनेशन सेंटर में सहाफी बड़ी तादाद में रुजू कर रहे हैं। माहिरीन सेहत ने सहाफियों को फ्रंट लाइन वर्कर की हैसियत से काम करने और वैक्सीनेशन मुहिम में हिस्सा लेने के अमल को खुश आइन करार दिया है। कैमरामैन निशान महबूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया का एक्शन। 8 दुकानों को मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल्स को 50,000 रुपए जुर्माने भी किए गए हैं जबकि बिजनेस सेंटर सील कर दिए गए। 5 बसें तहवील में लेकर 15,000 जुर्माना भी किया गया। इंतजामिया ने मास्क न पहनने पर 13 शहरियों को 6,500 रुपए जुर्माना भी किया।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 11 माह में तारीख साज टैक्स वसूलियां। जुलाई तक में 4,173 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। जुलाई तक में 1,472 अरब रुपए का इनकम टैक्स जमा हुआ। जुलाई तक में 1,777 अरब रुपए सेल्स टैक्स की मद में आए। जुलाई तक में 672 अरब रुपए की कस्टम ड्यूटी इकट्ठी हुई। जुलाई तक में 252 अरब रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी मिली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। दिन के आगाज में ही 100 इंडेक्स में 201 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। अंजुम वहाब हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अंजुम, इस वक्त क्या सूरत हाल स्टॉक मार्केट की? जी, इस वक्त भी स्टॉक मार्केट की सूरत हाल बेहतर है। मार्केट मजबूत में चल रही है। आज तकरीबन 4.5 साल बाद 48,000 पॉइंट की सतह अबूर कर गया था स्टॉक एक्सचेंज। अभी 45,990 की सतह पर ये ट्रेड कर रहा है। तमाम मार्केट में मजबूत रुझान देखा जा रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में और सनती के अलावा तामीराती सेक्टर जो है उसमें तेजी देखी जा रही है। इस वक्त तकरीबन 16 अरब से जायद मार्जिन के शेयर का कारोबार हो चुका है। सरमायाकार काफी पुरस्माद नजर आ रहे हैं हुकूमत की माशी पॉलिसी के बायस। और जिस तरह आज ये भी खबर रही है कि बिहार ने भी रिकॉर्ड वसूलियां की है टैक्स के निज़ाम में, तो ये सूरत हाल देखते हुए सरमायाकार गैर मुल्की सरमायाकार भी अब स्टॉक एक्सचेंज की तरफ रागिब हो रहे हैं। और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी की वजह से आज तकरीबन 4.5 साल बाद 48,000 पॉइंट की सतह अबूर होगी। और मार्केट इस वक्त भी मजबूत रुझान में है और तकरीबन 100 पॉइंट के साथ। ठीक है, मार्केट अभी भी मजबूत रुझान में है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, आपके वक्त का। दो अच्छी खबरें, एक तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 11 माह में तारीख साज टैक्स वसूलियां, और दूसरी तरफ हम स्टॉक मार्केट की बात करें, आज भी काफी तेजी देखी जा रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जो है मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है अच्छी खबरों का, और जो है काफ़ी सरप्राइजेज आए हुए हैं, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ भी जो है अच्छी आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ज़राअत बहुत अच्छी हुई थी। फिर उसी की रिफ्लेक्शन जो है टैक्स रेवेन्यू की शक्ल में नजर आई। पाकिस्तान की तारीख में 4,000 अरब का जो है एक साइकोलॉजिकल हदफ हमने अबूर किए। 4,170 अरब रुपये 11 माह में है, और इस साल का टारगेट 4,700 अरब है, जो लग रहा है कि हुकूमत आराम से उसको क्रॉस कर देगी। वो तमाम चीज़ें और फिर आगे बजट जो आ रहा है उसकी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं कि हुकूमत इस दफ़ा आवाम दोस्त बजट लेकर आएगी और जो है प्रो डेवलपमेंट बजट लेकर आ रही है, तो उसको जो है स्टॉक मार्केट इस वक्त जो है ना इनकॉर्पोरेट कर रही है। अच्छा मुजम्मिल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कैसे देख रहे हैं आप? देखें, पिछले 4 साल से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से निकल रही थी स्टॉक मार्केट से, लेकिन हमने देखा कि पिछले 3 दिनों से उनका भी मूड चेंज हुआ है और वो भी मुसलसल बाइंग कर रहे हैं मार्केट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हमारे मुआशियात मुजम्मिल असलम। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 11 माह में तारीख साज टैक्स वसूलियां, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान जो ताहाल बरकरार है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट में कहना है कि बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। हमारे यहाँ महंगाई में इजाफा तो हुआ है, क़ुव्वत खरीद में इजाफा भी उस शरह से हो रहा है जो खुश आइंद है। उम्मीद है कि अगले 2 साल में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। कुवैत ने 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़े का इजरा शुरू कर दिया। कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया। भारत समेत खत्ते के ममालिक इस मूजी मरज से निबर्द आजमा हैं। हमारे यहाँ कराची के अलावा तमाम मुल्क में शरह 4% से भी कम हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान में कहना है कि जाली मुआशी तरक्की के गुण गाना, बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। 21% से जायद शरह गुर्बत मुआशी तरक्की के दावों को गलत साबित कर रही है। मुआशी बदहाली को एडिट करके मुआशी तरक्की बना देने से अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। इमरान खान की फोटोशॉप मुआशी तरक्की को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। मुआशी शरह नमू में इजाफा हुआ है तो केपी के तालीमी इदारों के बजट में कटौती क्यों? मुल्क में शरह गुर्बत 40% तक होने का अंदाजा तशवीशनाक सूरत हाल का इशारा है। तबाहकुन महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। फ्रॉड मुआशी तरक्की की बातें अवामी गम और गुस्से को मजीद भड़का रही हैं। महंगाई और करप्शन से निजात के लिए इमरान खान के स्टेटस को तोड़ा जाए। मुआशी मसाइल से नावाकिफ इमरान खान ने इक़्तिदार तो हत्या लिया। इमरान खान को अब तक इल्म नहीं कि मुल्क कैसे चलाया जाता है। मुल्क में महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार है। मई में महंगाई 0.10% बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। वजीर आजम का बड़ा फैसला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बरकरार रखने का ऐलान। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स समेत
दीगर टैक्सेस में एडजस्टमेंट करेगी। पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 56 पैसे फी लीटर होगी। एलामिया जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 110 रुपए 76 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 77 रुपए 65 पैसा फी लीटर रहेगी। मट्टी के तेल की कीमत 80 रुपए फी लीटर बरकरार। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल भारत, बांग्लादेश, अमरीका से भी सस्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान आम आदमी को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो इंडिया से भी सस्ता है, चाइना से भी सस्ता है, बांग्लादेश से भी सस्ता है, भूटान से भी सस्ता है, यूएसए से भी सस्ता है। तकरीबन इंडिया का और हमारा तकरीबन आधी कीमत पे हम यहाँ पे पेट्रोल बेच रहे हैं अगर हम इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें। गरीब आदमी को, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उनको नीचे लाने के लिए और महंगाई और इन्फ्लेशन ना होने देने के लिए स्पेशली फूड आइटम्स में वो प्राइम मिनिस्टर का जो एक इनिशिएटिव है, आपने देखा कि पिछले कई महीनों से पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती रही हैं इंटरनेशनली, लेकिन पाकिस्तान में वो कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही। कराची में बासर अफराद और जराइम पेशा नासिर ने कानून को मजाक बना दिया है। प्लॉट के तनाज़े पर दो मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान तसादुम, जदीद हथियारों का आजादाना इस्तेमाल। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज AIY न्यूज़ ने हासिल कर ली। ये कोई इलाका गैर है ना ही किसी फिल्म के मनाजिर। कराची में शाह लतीफ टाउन गुलशन करीम में दिन दहाड़े बासर जराइम पेशा नासिर ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। कोई नोटिस लेने वाला नहीं, जदीद असलहे का आजादाना इस्तेमाल। प्लॉट के तनाज़े से शुरू होने वाले खूनी तसादुम शुरू होते ही भगदड़ मच गई। दोनों जानिब से बराह रास्त फायरिंग का तबादला हुआ। फुटेज में हलाक शख्स अजीज हस्पानी के हाथ में भी पिस्तौल देखी जा सकती है। वाक़े में एक शख्स जान से गया, 4 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक झगड़ा मोहम्मद जोखियो और अजीज नामी शख्स की तल्ख कलामी से पेश आया। जाए वक़्वा से जदीद हथियार मिले हैं। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। शिकारपुर के इलाके गढ़ी तेहू में ग्रैंड ऑपरेशन तातुल का शिकार है। आज चौथे रोज भी ऑपरेशन बंद है। पुलिस की तरफ से इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन भी शुरू नहीं हो सका। SSP तनवीर का कहना है कि ड्रोन से कच्चे के इलाके की निगरानी की जा रही है। पहले हमारे पास कच्चे की मालूमात नहीं होती थी, मगर अब ड्रोन के जरिए सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों के नक्शे बना लिए हैं। वजीर आला और IG सिंध की तरफ से मुकम्मल फ्री हैंड दिया गया है। हमारा टारगेट एरिया को क्लियर करवाना है। इस मरतबा फैसला कुन और नतीजा खेज ऑपरेशन होगा। दूसरी जानिब DG खान में लादी गैंग के सरगुना खुदाबख्श लाठी और साथियों की गिरफ्तारी के लिए दी गई 72 घंटों की डेडलाइन खत्म हो गई। जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी के लिए पेशकदमी जारी। RPO फैसल राना ने लादी गैंग के सरगुना और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटों की डेडलाइन मुकर्रर की थी, जो कि ताहाल अमल में नहीं आ सकी। पुलिस, BMP, एलीट फोर्स, रेंजर्स समेत दीगर इदारों का कबायली इलाके कशुबा में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीमें कबायली इलाके समेत अतराफ के इलाकों में भी लादी गैंग की तलाश में मसरूफ हैं। इरसा की 9 अहम बैराजेस वाटर हेडवर्क्स पर वाटर इंस्पेक्टर तैनात करने की हिदायत जारी। चेयरमैन इरसा राव अरशाद अली का फौरी वाटर इंस्पेक्टर्स की तैनाती के लिए चेयरमैन वापटा को मरासला, तौंसा, रसूल, मराला, तरेमू, पंचनद हेडवर्क्स, चश्मा बैराज पर वाटर इंस्पेक्टर्स की तैनाती की हिदायत की गई। चेयरमैन इरसा के मुताबिक सिंध में गुद्दू सखर, कोटरी बैराज पर तकनीकी माहिरीन को तैनात करने की हिदायत की गई। आबी वसाइल तकसीम के निज़ाम के मौसर निगरानी जरूरी है। वजारत आबी वसाइल की भी सूबों में पानी की तकसीम पर इख्तलाफ दूर करने की हिदायत। मरासले में कहा गया कि आबी वसाइल की शफाफ तकसीम के लिए जरूरी है कि तकनीकी माहिरीन तैनात किए जाएं। वाटर इंस्पेक्टर्स पानी की तकसीम की आदादो शुमार भी मुरत्तब करेंगे। वजीर आबपाशी पंजाब मोहसिन खान लगारी का कहना है कि पंजाब को मुकम्मल आज़ादी है, वो अपना पानी कहीं भी इस्तेमाल करे। ऐसी कोई बात नहीं की जाए जिससे नफरतों में इजाफा हो। सिंध हुकूमत को हर जगह का दौरा कराने के लिए तैयार हैं। 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है उसकी शिक 14D बड़े वाजे लिखती है वे का हिस्सा है, उसको मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपने उस पानी को कैसे इस्तेमाल करे। जो हमारा हिस्सा पंजाब का है उसकी हमें मुकम्मल आज़ादी है कि हम उसको जैसे इस्तेमाल। हमने तो नहीं कभी कहा कि सिंध वाले भाई जो हैं वो इस वाली नहर में क्यों पानी डाल रहे हैं और इस वाली नहर में क्यों डाल रही है। बड़ा अफसोस होता है जब ये ऐसे नमक मिर्च लगा के और
صوبوں اور لوگوں کے درمیان نفرتیں اور تفریقیں پیدا کی جاتی ہیں. میں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے اس چیز کی دعوت دی تھی کہ آئیں اور ہمارے ساتھ جس جگہ انہوں نے جا کے پانی چیک کرنا ہے، ہمارے بیراجز کو چیک کرنا ہے، ہمارے ساتھ چلیں اور ہم ان کو دکھائیں گے کہاں ہے پانی کی کیا صورتحال. بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی الزام تہمت لگائی جائیں، میز پہ بیٹھتے ہیں، حقائق سامنے رکھتے ہیں اور اس کو ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. ملک میں زرعی پانی پر برسوں سے صوبوں کے درمیان تنازع رہا ہے. اس تنازع کی ایک بڑی وجہ بیراجز پر آج بھی صدیوں پرانے طریقے سے پانی کی پیمائش ہے. جدید ٹیلی میٹری سسٹم ایک سال میں ناکارہ ہونے کے بعد کوئی حل نہیں نکل سکا. دور بدلا، دنیا بدل گئی. نہ بدلا تو محکمہ آبپاشی کا دور برطانیہ میں بنایا گیا پانی کی پیمائش کا نظام. آج بھی ملک بھر کے بیراجز پر پانی کی پیمائش پرانے طریقے سے کی جاتی ہے جس پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا. جدید آلات ہیں، اگر اس سے وہ کیا جائے تو اس میں تو آپ کو پیمائش بالکل ایگزیکٹ صحیح مل جائے گی نا. جدید کرنے کی ضرورت ہے اور ول کی ضرورت ہے. وابڈا کی جانب سے سال 2003 میں 35 کروڑ کی کھتی رقم سے جدید ٹیلی میٹری سسٹم نصب تو کیا گیا مگر وہ سسٹم ایک ہی سال میں بیٹھ گیا. ٹیلی میٹری 2003 میں انسٹال کیا تھا وابڈا والوں نے، اور اس کے بعد ارسا والوں نے کہا تھا کہ یہ اریگیشن اس کو ٹیک اوور کرے گا ٹیلی میٹری سسٹم کو. اب کچھ دن پہلے وہ یہاں سے وہ سسٹم لے کے گئے، شاید اس کو پھر ٹھیک کر رہے ہیں. پانی کی پیمائش جدید نہ ہونا صوبوں کے درمیان تنازع کی ایک بڑی وجہ بھی ہے. دور جدید میں بیراجز پر پانی کی پیمائش آج بھی پرانے طریقوں سے کی جا رہی ہے. کیمرامین ریاض سمرو کے ساتھ علی محمد شیار، ARY نیوز، سکھر. لاہور کے بعد کراچی کا رخ کرتے ہیں. کراچی میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے. آج درجہ حرارت 37 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے. اس بارے میں مزید بتا رہی ہماری نمائندہ ہنا دیدار. کراچی والے شدید گرمی سے کافی پریشان نظر آ رہے ہیں. آج بھی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکان ہے. مزید جون کے مہینے میں موسم کیسا رہے گا اس حوالے سے جاننے کے لیے ڈائریکٹر میٹ سدا سفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بارشوں کا تو فی الحال کوئی اگلے 8-10 دن تک کوئی امکان نہیں ہے. مئی اور جون دونوں مہینے گرم ترین مہینے ہوتے ہیں کراچی میں. اس کی امید ہے کہ 15 جون کے بعد 15 یا 20 جون کے بعد پھر قدرے اس میں بہتری آئے گی اور ٹیمپریچر بھی 1-2 ڈگری نیچے آئے گا. یعنی معمول سے زیادہ بارشیں اس سال بھی کراچی میں بھی اور سندھ کے بیشتر خاص کر لوور سندھ کے ایریاز میں اور اسی طرح پورے پاکستان کے بھی بیشتر حصوں میں معمول سے زیادہ بارشوں کی سیسکاف کی پیشن گوئی ہے. موسمیات کا کہنا ہے کہ مرطوبیت زیادہ ہونے کے باعث جو گرمی ہے وہ زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. کراچی میں پڑنے والی شدید گرمی نے تو شہریوں کے کس بل نکال دیے ہیں کہ الیکٹرک نے غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ کر کے شہریوں کو دوہرے امتحان میں مبتلا کر دیا ہے. فیض اللہ خان رپورٹ کریں گے. کراچی کے مختلف علاقوں میں دن رات ہونے والی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر کر دیے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے. بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. رات بھر آلموسٹ لائٹ جا رہی ہے. میں تو آتی نہیں ہے، رات میں آتی ہے تو وہ بھی کہتی ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کے بعد چلی جاتی ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت 1 سے لے کر 10 گھنٹوں تک اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے گھروں میں موجود شہری سخت اذیت میں مبتلا ہیں. دن میں ہماری طرف 4 دفعہ جاتی ہے 1.5 گھنٹے کے حساب سے. 3 بجے جاتی ہے اور رات 4-5 بجے تک آتی ہے. کراچی والے کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مختلف کاروبار بند پڑے ہیں لیکن اس کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ سمجھ سے بالاتر ہے. کراچی والے کہتے ہیں کہ ہر سال موسم گرما میں انہیں اسی طرح کی صورتحال کا سامنا رہتا ہے لیکن متعلقہ ادارے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے سے قاصر ہیں. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی. آپ کو براہ راست لے چلیں گے کراچی جہاں پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. 9304 16 سال گزرنے کے بعد صرف 11% اس پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. اب 11328 ہے جبکہ اس وقت جو صارفین تھے ان کی تعداد 18 لاکھ تھی اور اب یہ تعداد جو ہے وہ 29.5 یعنی 29.5 لاکھ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 18 لاکھ کے مقابلے میں 29 لاکھ 29.5 لاکھ صارفین ہو گئے. اور پیداوار میں اس پرائیویٹ کمپنی نے جس کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ خود انحصاری حاصل کرے گی
اس نے صرف 11% یونٹس کا اضافہ کیا ہے. یہ تو وہ چیز ہے کہ جو خود کے ای کی اور نیپرا کی رپورٹس میں موجود ہے, اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر نااہلی ہے, اور صرف اس بنیاد پہ 3-4 سال ان کی کارکردگی دیکھتے ہوئے ان کی پرائیویٹائزیشن کینسل ہو جانی چاہیے تھی. لیکن اب بھی اگر ان کا لائسنس کینسل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ملی بھگت چل رہی ہے. اب آپ آ جائیے کہ اس وقت 2005 میں حکومت کی طرف سے KESC کو 1.4 ارب روپے سبسڈی ملتی تھی. اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ 95 ارب روپے سبسڈی حکومت کی طرف سے ملتی ہے. 95 ارب روپے سبسڈی ملتی ہے. ایک پرائیویٹ کمپنی کو اتنی بڑی سبسڈی کیوں مل رہی ہے بھائی؟ جبکہ اس کو پرائیویٹ کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ اپنا پروفٹ کمائیں گے اور سسٹم کو ٹھیک کریں گے. پرائیویٹائزیشن جب کی گئی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ایک ایسا ماڈل سیٹ ہو جائے گا جس کے نتیجے میں پاکستان میں تمام ڈسکوز کو اور تمام بجلی کے جو وہ ادارے ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز کر دیں گے. لیکن ایسا کلنک کا ٹیکا لگایا ہے کہ الیکٹرک اور ابراج گروپ اور الجمایا گروپ, اور ایک ایسا گروپ جس کے اصل والی وارث ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں, یہ وہ انڈین ہے, امریکن ہے, سیہونی ہے, اسرائیلی ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اس کیس کی سماعت کی گئی تھی تو چیف جسٹس صاحب نے فرمائی تھی کہ ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, ملک دشمن عناصر تو اس کے اندر شامل ہیں کہ نہیں ہیں. سامنے جو لوگ موجود تھے, عارف نقوی جیسے لوگ, وہ آج اس وقت جو ہے وہ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.